जगह पे फोटोग्राफिक प्लेट हो गए, तो कई बार आपको हैरानी होती होगी कैसे पता चला कि सब चीजों पे आइसोटोप है। तो हर पार्टिकल को हम लेकर के एक एक चार्ज देकर ऐसा पास कराए तो सब फोटोग्राफिक प्लेट पे अलग अलग जगह मिलता है, और इनका क्या आइसोटोप का मास है वो सब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इस बात को लेकर के चले, ये डायमीटर हो गया D2, ये R1, D2, तो D2 माइनस D1 इज 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसे मीटर में बदल सकते हैं। D2 को क्या बोल सकते हैं, 2R2 माइनस 2R1, दिस इज 5 into 10 to the power minus 2। यहाँ से आ जाएगा R2 माइनस R1, दिस इज 5 into 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाय 2। R1 दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर, R1 इज 15 सेंटीमीटर, ये क्लियर कट दिया हुआ, दोनों की स्पीड अलग अलग है। आप एक बात और जान लीजिए, R1 इज इक्वल टू हाउ मच, mv बाई क्यूबी। m और सभी पे चार्ज सेम सेम है, आप क्या कर सकते हो उसमें। R2 की वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाएगा m2, दोनों के बस मास अलग अलग। यहां से अगर हम लोग देखते हैं m1 बाई m2 ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दे दिया जाए, ये R1 अपने को दिया हुआ है, तो हम लोग अगर R2 यहाँ से लिखना चाहते हैं, ये R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 इधर जाएगी, ये वैल्यू हम लोग लिख लेंगे m2 बाई m1 इंटू R1 माइनस R1 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। R1 की वैल्यू रख दी, ये 7/6, m1 की वैल्यू 12, ये 14 निकल गया। कार्बन के जो दूसरे आइसोटोप है उनका मास है 14 Au। हम लोग सेकंड केस पर देख रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन है जब चार्ज पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है या पार्ट ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर तभी होता है जब पार्टिकल पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और पार्ट ऑफ सर्किल तब होता है व्हेन इट एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बाउंड्री, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये सब बात देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और उसके बाद चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, देन इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ बट सर्किल इज नॉट कंप्लीट। यदि यह लिख लिए, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, समझ भी आ गया होगा सभी को आराम से। चलिए वेरी गुड, हटा दो इसे। ये बीम ऑफ पार्टिकल थे जिसमें कार्बन 12 और कार्बन एक और आइसोटोप थे कार्बन को, उसका मास नहीं मालूम। ये रेडियस R1 15 दी हुई है,
R2 ये नहीं दिया हुआ है, M1 12 दी हुई है, M2 की मास आपको कैलकुलेट करनी है। इस बार तो ये बीम जब इधर आया, मास अलग होने की वजह से दोनों के रेडियस अलग अलग हो, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जहाँ पे ये वापस बाहर निकल रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर है। ये डायमीटर D1, ये डायमीटर D2, तो D2 में से यदि D1 घटा दें तो ये पाई हो जाए। सिंपल। अब आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे, एक और कर लेते हैं हम लोग इसी सर्कुलर मोशन के ऊपर। बाउंड्री का राइट साइड पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। समझ आ गया कि ये जो बाउंड्री दिख रही है बच्चों, ठीक है, इस बाउंड्री के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट साइड में है। और अभी जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है वो इस लाइन के अलॉन्ग एंटर कर रहा है, मतलब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के पास ही कर, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, व्हाट विल हैपन देन, जैसे ही ये एंट्री करते हैं इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसका पाथ ऑफ सर्कल ऐसा होगा, बात समझ गए, द पाथ ऑफ सर्कल विल बी लाइक दिस। ये ई पॉइंट पर एंटर हुए और इस एफ पॉइंट पर एग्जिट हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो हियर इज समवेयर सेंटर ऑफ सर्कुलर। ये एंगल आपको गिवन है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा दे दी गई। अब क्वेश्चन में पूछता है कि पार्टिकल का मास m है, चार्ज q, मास ये प्रोवाइडेड है, चार्ज q ये गिवन है, mass is m, charge is q, enter a region of magnetic field with uniform velocity v, इसकी वेलोसिटी v ये भी गिवन है अपने। find the angle subtended by the circular arc described by it in a magnetic field, this angle is asked, what is this, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, और ये रेडियस हुआ EC will be radius and CF will also be radius। अगर ये एंगल थीटा है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। अगर यहां तक किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। EC is radius of circle, FC is also radius of circle। अगर ये रेडियस इक्वल है तो यहाँ पर CFE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। यहां तक समझ आ गया सभी बच्चों को, कुछ पूछना है इसमें आ गया। तो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, आप कह सकते हो एंगल CF दिस विल बी पाई माइनस 2 थीटा। How long does the particle stay in the magnetic field? तो ये एंगल पार्टिकल ने सबटेंड किया, इसी एंगल को हम लोग कह देते हैं से अल्फा। Then this angle alpha will be equal to omega t. This angle is pi minus 2 theta.
omega we have found it is qb by m. So time is m pi minus 2 theta upon qb. ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है इंटरसेप्ट, ये क्या होगा? यहां पर हम लोग देखते हैं ये मिडिल पॉइंट em मान लिया जाए, तो आप यहां पर कह सकते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर em and fm both are equal and that is equal to r cos theta. तो इसीलिए यदि ef लिखते हैं that will be em plus fm, that is 2r cos theta. Value of r is mv upon qb, and this is cos theta. तो ये भी हो सकता है जब चार्ज पार्टिकल ऐसा बाउंड्री पर एंटर करे। इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हो गया सभी को? यहां पर एक होमवर्क दूं आपको, रिपीट द सेम क्वेश्चन विथ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। रिपीट सेम क्वेश्चन विथ चार्ज माइनस क्यू। थोड़ा हेल्प कर देता हूं। यदि यह चार्ज प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, फोर्स इधर हो जाएगा। फोर्स इधर होने का मतलब क्या हुआ कि सेंटर यहाँ कहीं होगा। पाथ ऑफ सर्कल विल बी लाइक दिस। चार्ज प्लस के बजाय माइनस हो गया तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ v क्रॉस b। तो जो फोर्स इधर लग रहा था वही फोर्स अब इधर लगने लगा। तो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी समवेयर हियर एंड पार्टिकल विल मूव लाइक दिस। आया समझ? तो अब यहाँ जो एंगल होगा ये एंगल आ जाएंगे। तो सब पूरा पूछ लेंगे तो मैं ही बना लूंगा, एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। हम लोग आते हैं केस पर। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग देख लिए दो केस देखे हैं। व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग एट एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब तीसरे केस में आ जाते हैं, व्हेन एंगल बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एनीथिंग अदर देन 0, 180 एंड 90। सो कम टू दिस। हेडिंग दे देंगे केस 3, व्हेन थीटा इज अदर देन 0, 180 एंड 90। जितने भी एग्जांपल देखे उन सभी में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये हम लोग ऐसे एग्जांपल में चल रहे हैं जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सम एंगल। तो कम टू थर्ड केस, केस 3 में आ जाइए। हम लोग बात करते हैं केस 3।
then theta is other than, जब थीटा जो है वो अलग है अदर देन 0, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये तीनों नहीं होना चाहिए। इन तीनों के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग एक सिंपल सा केस बनाते हैं कि देखा जाए ये मैग्नेटिक फील्ड है, यू कैन लुक लाइक दिस। और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू मास है मान लीजिए, इसके पास एक वेलोसिटी दे दी गई v0, and this is angle theta which is not 0, 180 or 90. आपको सिचुएशन नजर आ गया? यहां हम लोग क्या करेंगे, we will take two component of velocity. One is parallel to magnetic field and another is perpendicular to magnetic field. ठीक है, the parallel component of velocity will not be affected by magnetic, and because of perpendicular component, charge particle will move in a uniform circular path in a plane perpendicular to magnetic field. Here magnetic field is along x-axis, so plane of circular path will be yz. Okay. So there are two different kind of motion which are being pursued by charge particles simultaneously. One is uniform linear motion because of parallel component of velocity parallel to magnetic field, and another is uniform circular motion normal to magnetic field. And as a result, the particle will move in a combination of uniform circular motion and uniform circular motion, and such motion are called as helix. हम लोग पूरी कहानी लिखते हैं और इस बार जो इनके पार्ट होंगे ये कुछ इस तरह के बने। दिस पाथ इज हेलिक्स और ये डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच। थोड़ी कहानी लिखनी होगी। In this case, we resolve velocity in two components. One V parallel to magnetic field. And second V perpendicular to magnetic field. आप देख सकते हैं V parallel is here is V cos theta and V perpendicular is V sin theta. Because of parallel component, charge particle move in a uniform linear motion. In a uniform linear motion. Parallel to magnetic field.
because of perpendicular component particle move in a uniform circular path in a plane perpendicular to magnetic field। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है दैट इज वाईजेड प्लेन। ऊपर की कुछ लाइनें मिटा दें, ये सब ऊपर का हेडिंग मिटा रहा हूं केवल। Resultant motion of charged particle is helix। इसमें जो सर्कुलर मोशन हुआ वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण हुआ। इट विल बी mv परपेंडिकुलर बाय qb, और टाइम पीरियड को स्पीड से कोई लेना देना है नहीं। इस तरह से ये दो फार्मूले आप लिख सकते हैं सर्कुलर। यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ पैरेलल कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद लिखा गया बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल इज हेलिक्स, मतलब लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। पार्टिकल ऐसे गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो जो गोल गोल घूमने का है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण हुआ। और जो आगे बढ़ने की बात है वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, वो पैरेलल के कारण। तो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस आप लिख सकते हैं mv परपेंडिकुलर बाय q। टाइम पीरियड 2 पाई m बाय q। यहाँ v परपेंडिकुलर इसलिए लिए है क्योंकि सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। जो सर्कुलर मोशन का प्लेन होगा वो हमेशा नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस तरह से अपने को बनता है हेलिक्स, और ये दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। We call it as pitch। बच्चे होमवर्क के लिए पूछ रहे हैं। होमवर्क में आप पेज नंबर 232 क्वेश्चन नंबर 30 39 तक बना सकते हैं। 39 इनफैक्ट 40 तक बना सकते हैं। पेज नंबर 232 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30 to 40, ये 10 क्वेश्चन। आज के क्लास में सीआरक्यू के जो क्वेश्चन डिस्कस हुए
वो है आपके, उनको एक बार लिख देता हूँ, लोग को अपलोड करने में मदद हो जाती है। सीआरक्यू का जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए और पढ़ाई करी है हमने। तो राइट force on charge particle in magnetic field and motion of charge particle in magnetic field with two different cases, 3 different cases, थर्ड वाला केस चल ही रहा है अभी, ये खत्म नहीं हुआ। होमवर्क रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, पेज नंबर 230, पेज नंबर है आपका, एक मिनट बता रहा हूँ, पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 30 to 40, ये 10-11 क्वेश्चन समझ आ गया। तो कंटिन्यूअस वे में क्वेश्चन बनाते चलिएगा, एकदम क्लियर रहे। एक बार आराम से थ्योरी को पूरा लिखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए हैं उनको पहले कर लीजिएगा, फिर होमवर्क के क्वेश्चन पे बनेगा। तो आज की क्लास एंड करें, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। बेटा सबने लिख लिया।